महादेवी वर्मा जी। तो सबसे पहले किताब निकाले बच्चों, लेखिका परिचय देखते जाइए। तो लेखिका महादेवी वर्मा जी का पूरा नाम महादेवी वर्मा है। तो उसके बाद में इनका जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ। तो उनका जन्म स्थल फर्रुखाबाद। तो उसके बाद में इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता हेमा रानी। तो इसके बाद में इन्होंने संस्कृत में एमए उपाधि हासिल की है। तो उसके बाद में ये महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका के नाम से वह काम कर रही थी। तो उसके बाद में इनकी रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, नीरजा, निहार, दीपशिका, अतीत के चलचित्र आदि। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं देखिए बच्चों, सेक्सरिया, मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें उनकी यामा कृति के लिए मिला है। तो उसके बाद में ये सितंबर सन 1987 में निधन हुई। तो ये महादेवी वर्मा जी है, वह गद्य और पद्य दोनों रचनाओं के रचयिता थी। तो इसके बाद में इस पाठ में जो भी टिप्पणी आती है उसे हम लोग देखते जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले काकभुषुंडी। तो काकभुषुंडी मतलब पुराण कथा में कौवे को पक्षियों के गुरु के रूप में स्वीकार किया है। मतलब पौराणिक कथाओं में कौवे को सभी पक्षियों का गुरु कहा जाता है। और उसके बाद में नए शब्द देखते जाइए बच्चों, मैं पढ़ूंगी, आप लोग उसे दोहराते जाओ। अचानक मतलब यकाएक, सडनली। गमला मतलब फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, या उसे हम लोग पॉट भी कहते हैं। घाव मतलब जख्म। हौले से मतलब धीरे से, स्लोली। कांच मतलब शीशा, ग्लास। चुन्नट मतलब सिल्वट ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ। सोन जूही एक खुशबूदार फूल। गिलहरी मतलब स्क्विरल ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ। मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला एक मादा जंतु ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ। अवतीर्ण मतलब उत्पन्न होना अथवा अवतरित होना। काकद्वय मतलब दो कौवे ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು। चोंच पक्षियों के मुख का अग्रभाग ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕೊಕ್ಕು। मरहम औषधि का लेप। मरहम ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ झब्बेदार ಅಂದ್ರೆ गुच्छे जैसा ಅಂತ ಅರ್ಥ। नेक्स्ट डलिया छोटी टोकरी ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ। मनके मतलब मणि। गात मतलब शरीर अथवा देह। कीले लोहे या काट की खुंटी। नेक्स्ट बरामदा घर के बाहर का भाग। सुराही ಅಂದ್ರೆ सूजी कन्नड़ हूजी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ पानी रखने का बर्तन ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। तो इस पाठ में लेखिका मतलब इस गिल्लू नामक पाठ में महादेवी वर्मा जी अपने बारे में या खुद उन्होंने जिस गिल्लू को उन्होंने पाला पोसा था उसी के बारे में, मतलब पालतू जानवरों के बारे में यहाँ पर इस पाठ में बताया जा रहा है। तो देखिए पाठ देखते जाइए बच्चों। गिल्लू तो लेखिका कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा जी। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो अचानक मतलब जैसे लेखिका अपने कमरे से बाहर आकर देखती है, वहां पर कितने कौवे थे बच्चों? दो कौवे। तो दो कौवे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को मतलब चोंचों से ತಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? छुआ छुआल ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದಾವೆ। यह काकभुषुंडी भी विचित्र पक्षी है। तो यहाँ पर काकभुषुंडी मतलब कौन है बच्चों? कौवा। तो कैसा है देखिए कौवा? एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो काकभुषुंडी बहुत ही विचित्र पक्षी है, क्योंकि सबसे पहले लेखिका ने बताया समादरित। समादरित मतलब सभी पक्षियों के तरह उसे भी समान रूप का गौरव दिया जाता है। नेक्स्ट अनादरित, उसे क्या करते हैं हम लोग? कुछ एक बार अगौरव देते हैं। नेक्स्ट अति सम्मानित, कुछ एक बार उसे अधिक अति मतलब ಮಿತಿಮೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? अवमानित। तो कुछ एक बार हम लोग क्या करते हैं? उसका अपमान कर देते हैं। अगर घर के ऊपर अगर कौवा कंटिन्यूसली
वह कौवा जो है जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जल्दी से भगा देते हैं, मतलब उसका अपमान कर देते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए बच्चों, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। तो आप भी सभी जानते हैं, अगर घर में कोई भी, चाहे दादा दादी हो या नाना नानी, कोई भी अगर मर जाते हैं तो सभी यही कहते हैं कि वह कौवे के रूप में दोबारा वह आएंगे। अगर कौवा बेटा हो सकता है कि मेरे दादा है, मेरे दादाजी है, इस तरह से बताया जाता है, ना कि वह गरुड़ के रूप में हद्दिನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, नविಲು पक्षिಯ रूपದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, अथवा उसके बाद में कवि बताते हैं कि लेखिका बताती है कि हंस पक्षिಯ रूपದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ತವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अगर हमसे उन्हें कुछ बताना है या कुछ चाहिए तो किसके रूप में आते हैं, काक मतलब कौवे के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो कुछ एक बार हमारे घर के ऊपर अगर कौवा काव काव करके चिल्ला रहा है, जोर जोराಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, हाँ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो दूरस्थ मतलब कोई अतिथि आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, तो उनके आने की खबर को वह क्या करता है, कौवा अपने कर्कश स्वर में हमें देता है। दूसरी ओर ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अगर घर पर बैठकर अगर कुछ एक बार वह काव काव करता है तो मेहमान आ रहे कहते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली वह 5 मिनट 10 मिनट उधर ही रहकर काव 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 करता रहता है तो घर वाले नहीं समझेंगे कि मेहमान आ रहे, मतलब उसे क्या कर देते हैं, सभी भगा देते हैं, तो उसका अपमान कर देते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ लेखिका जो कौवों के बारे में वह सोच रहे थे या उन्हीं के बारे में वह सोच रहे थे कि किस तरह से कौवे को समान आदर दिया जाता है और अपमान किया जाता है, लेकिन उसी वक्त उनकी नजर किस पर पड़ती है, 2 कौवों के बीच में, मतलब जहां पर एक पॉट रखा गया था, गमला रख दिया गया था, उसी की संधि में, दीवार और गमले की संधि में क्या पड़ा था बच्चों, एक छोटा सा जीव पड़ा था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो लेखिका को दूर से वह दिखाई नहीं दिया, इसलिए लेखिका उसके पास जाकर देखती है कि 2 कौवे, मतलब जो 2 कौवे वहां पर बैठे थे, वह किसके बगल में बैठे थे बच्चों, उस छोटे से जीव पर। मतलब वह छोटा सा जीव कौन सा था बच्चों, गिलहरी का बच्चा, जो अभी अभी क्या हुआ था, अपने घोंसले से वह गिर पड़ा था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अगर कौवों की चोंचों से, मतलब कौवे की चोंचों ने अगर उस गिल्लू को खाने के लिए एक बार प्रहार कर दिया तो वह क्या हो सकता था बच्चों, गिल्लू का बच्चा मर सकता था। इसलिए लेखिका इसी को सोचते हुए वहां पर खड़ी है, और वह गिल्लू भी, मतलब छोटा सा जो जीव भी था गिलहरी का बच्चा, वह भी क्या होता है बच्चों, निश्चेष्ट सा, मतलब बिना हिले डुले वह पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। तो लेखिका के घर वाले सभी बताते उसे ऐसे ही छोड़ दो, मतलब कौवे अगर उसे, मतलब कौवे की मार उसे लगी है, चोंच की मार लगी है, तो वह अभी जिंदा नहीं बचेगा, छोड़ दो करके सभी बताते। परंतु मन नहीं माना, तो लेखिका का मन नहीं माना, मतलब क्या किया देखिए बच्चों, उन्होंने उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो घर अपने कमरे में वह हौले से, यानी कि स्लोली उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर आती है और उसके ऊपर जो घाव लगा था, मतलब घाव था, उस पर रक्त आ रहा था, उसे क्या करती है, उसे पोंछती है रुई से मतलब कॉटन, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆಸ್ತಾರೆ। ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಹಂ, ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಮರಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧದ ಲೇಪನವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। तो गिलहरी का जो मुंह था वह बहुत ही छोटा था बच्चों,
तो इसलिए जैसे हम लोग कभी भी हमें मार लगती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। तो लेखिका भी क्या करती है, उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है। मतलब रूई को ऐसे पानी में डुबोती है और रूई से ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಗಿಲಹರಿಯಿಂದ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. तीसरे दिन अंदरे मूरने दिन तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. तीसरे दिन मतलब वह ठीक हुआ, आराम आयता. देखिए ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮದ ನಂತರ वह क्या करता था बच्चों, लेखिका की एक ही उंगली मतलब एक उंगली को वह अपने एक उंगली से नहीं पकड़ता, मतलब अपनी पांचों उंगलियों से, पंजा मतलब प्राणियों के या पक्षियों के पूरे हाथ को पैर को क्या कहा जाता है, पंजा कहा जाता है. तो अपने पंजों से, नन्हे पंजों से लेखिका के हाथ को उंगली को पकड़कर वह क्या करता, मनकों की आंखों से मतलब उनकी आंखें कैसी रहती है, चाहे वह प्राणी पक्षियों की हो या छोटे बच्चों की, मुत्तिनंत कानिस्तावಲ್ಲ, तो उसी तरह से वह क्या करता, इधर उधर देखता रहता. नेक्स्ट देखिए बच्चों, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. तो उसके रोए थोड़े दिनों के बाद में 2-3 मास में उसके स्निग्ध रोए मतलब उसके शरीर के ऊपर जो बाल थे वो सभी कैसे हो गए, बहुत ही सॉफ्ट स्निग्ध हो गए. और उतना ही नहीं, उसकी झब्बेदार पूंछ मतलब उसकी पूंछ जो है टेल या बाल ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು बुशी ಇರ್ತದೆ. तो सभी देखकर सभी घर वाले क्या हुए, बहुत ही विस्मित हुए, आश्चर्यचकित. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. तो लेखिका क्या करती है, उसे गिलहरी के बच्चों को एक नाम देती है. तो क्या नाम था बच्चों उसका, गिल्लू. तो गिल्लू करके नाम देती है और उसके साथ साथ उसे रहने के लिए मतलब उसका घर चाहिए ना, इसलिए उसे क्या करती है, एक हल्की डलिया ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಟ್ಟಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮನೆ मतलब उस टोकरी को क्या करती है, खिड़की से तार बांधकर वह टांग देती है. नेक्स्ट देखिए, 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. तो 2 वर्ष उसी टोकरी में वह रहा. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. तो गिल्लू क्या करता, उसी टोकरी में बैठकर वह जैसे जैसे ऊपर जाता नीचे आता वह हिलती रहती टोकरी. तो उसके बाद में वह जैसे वह जो मतलब खिड़की जो थी, खिड़की के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या करता, वह देखता रहता. और उसे देखकर सभी लोग क्या करते, मतलब खुश हो जाते थे. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. तो जैसे लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तो वह समझता कि मुझे ही देखती रहे लेखिका, महादेव वर्मा जी खुद को हुई मुझे ही देख के, इसलिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. तो क्या करता था देखिए, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. तो पर्दे पर वह चढ़ता और उसी तेजी से क्या करता, उतरता. नेक्स्ट देखिए, लेकिन उसके पहले क्या करता बच्चों, उनके पैर तक आता, पर्दे पर चढ़ता और फिर उतरता. उसका यहाँ दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती. जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उड़ती वह वैसे ही करता. मेरे पैर तक आता, फिर खिड़की के जो कर्टन था उसी के ऊपर पर्दे पर चढ़ता, फिर उतरता, फिर पैर तक आता. तो इसी तरह से वह करता रहता. कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता. तो जैसे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए मतलब उन्हें लिखने के लिए नहीं देता था वह गिल्लू, उनके पैर तक आना, पर्दे पर चढ़ना उतरना ये सभी करता था ना. इसलिए लेखिका क्या करते, परेशान होकर एक बार उस गिल्लू को लिफाफे में मतलब लिफाफा मतलब कवर में डालकर उसे
रख देती, टेबल पर वह रख देती, मतलब जहां पर वह बैठती थी वहां पर। तो उसके बाद में वह कैसा रहता बच्चों, लिफाफे में उसका लघु गात, मतलब वो छोटा सा रहता है। गिल्लू जो है बड़ा सा नहीं रहता, मतलब छोटा ही शरीर उसका रहता है। तो आधा शरीर उसका लिफाफे के भीतर रहता और गिल्लू जो है उसकी हाथ जो दोनों जो पंजे हैं उसे ऐसे पकड़ कर क्या करता बच्चों, वह लेखिका को देखते रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। कुछ एक बार लेखिका लिखने के लिए बैठती तो बहुत सारे समय तक वह बैठती, घंटों घंटों बैठती। तो उतने समय तक गिल्लू क्या करता, दीवार के सहारे, मतलब दीवार मतलब ಗೋಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೇಖಿಕಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो उसी स्थिति में वह क्या क्या करता देखिए, भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। तो जैसे उसे भूख लगती तो वह हमारी तरह बात नहीं कर सकता, भूख लगी है करके नहीं कह सकता, इसलिए क्या करता, चिक 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 करके साउंड करता। और उसके बाद में लेखिका समझ जाती, हाँ गिल्लू को अभी भूख लगी है करके। तो उस वक्त लेखिका क्या करती, उसे बिस्किट हाथ में देती। तो इसी तरह से लिफाफे को ऐसे ही वह पकड़ता और एक हाथ से बिस्कुट पकड़कर क्या करता, उस बिस्कुट को कुतरता रहता, मतलब खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो उसके जीवन का प्रथम वसंत मतलब वसंत काल बंदित। तो उस वक्त क्या करती है, गिल्लू जिस डलिया पर था वहीं से बाहर के गिलहरियों के साथ वह बातचीत करता रहता। मतलब उसका घर कहाँ था बच्चों, खिड़की पर। तो खिड़की से ही वह क्या करता, बाहर की गिलहरियों के साथ बातचीत करता रहता। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है। तो गिल्लू के कार्यकलाप मतलब उसको बाहर देखना, अंदर देखना, इस तरह से देखकर चिक चिक करके वह बात करता था ना दूसरे गिलहरियों के साथ। तो उसे देखकर लेखिका को लगने लगा कि मुझे क्या करना, इसे स्वतंत्र करना, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ लेखिका ಅವರು थिंक ಮಾಡ್ತಾರೆ। नेक्स्ट देखिए, मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो लेखिका ने क्या किया, कीले निकालकर, मतलब जो जैसे यहाँ खिड़की जो थी तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो कीले रहते हैं यहाँ पर साइड में, इस तरफ कीले ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। तो एक तरफ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಳಿಯ ಒಂದು ಮೊಳೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ। नेक्स्ट देखिए, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो गिल्लू क्या करता, यहीं से वह जाता, बाहर जाता, खिड़की से बाहर मतलब घर के बाहर, और फिर वहीं से वह आराम से भीतर आता और बाहर जाने के बाद में वह खुशी महसूस करता। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो गिल्लू जो था वह छोटा सा था, तो इसलिए लेखिका के घर में गिल्लू के जैसे ही उन्होंने बहुत सारे पालतू जानवरों को उन्होंने पाला था, कुत्ता हो बिल्ली हो। तो ये दोनों कुत्ता और बिल्ली क्या करने लगे, गिल्लू को खाने के लिए उसके पीछे पीछे जाते। लेकिन लेखिका ने क्या किया, उसे बहुत ही अच्छी तरह से उनसे संभाला। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे ही लेखिका अपने कमरे से बाहर जाती, ठीक उसी वक्त क्या करता, गिल्लू भी अपने कमरे से बाहर जाता, मतलब इसी खिड़की की जाली से वह बाहर जाता। और ठीक 4 बजे मतलब लेखिका भी 4 बजे घर आती और अपने कमरे में आ जाती थी ना। तो उसी वक्त गिल्लू भी क्या करता था, बाहर से अपने कमरे में आ जाता। तो पूरा दिन क्या करता बच्चों, वह पूरा दिन दूसरे गिलहरियों के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मतलब जो टोंगे मतलब हर एक डाल पर वह क्या करता रहता, उछलता कूदता रहता, बहुत ही खुशी वह महसूस करता। उसके बाद देखिए,
मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर पर्दे पर चढ़ता उतरता। तो उसके बाद में लेखिका को चौंकाने के लिए लेखिका ಅವರನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। तो कुछ एक बार फूलदान मतलब जो पॉट में जो फूल थे उसमें वह छिप जाता, और कुछ एक बार कहाँ पे बच्चों, कभी पर्दे की चुन्नट में ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆ ಕರ್ಟನ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಿರಿಗೆ ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। ಕಭಿ ಸೋನ್ ಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೊಮ್ಮೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ಏನು ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो लेखिका बता रही है गिल्लू उतना ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षी उनके पास है, घर में है, कुत्ता हो या बिल्ली हो सभी है, लेकिन कोई भी लेखिका के साथ बैठकर खाना खाने की उन्हें किसी को भी हिम्मत नहीं थी। तो उसके बाद में देखिए गिल्लू इनमें अपवाद था, तो गिल्लू उनके जैसे नहीं था। तो क्या करता था देखिए, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। तो जैसे लेखिका कमरे में मतलब खाने के कमरे में चली जाती तो उस वक्त लेखिका जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती तो गिल्लू भी क्या करता, अपने कमरे से खिड़की के सहारे बरामदा पूरा पार करके ಮನೆ ಅಂಗಳದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವರ ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। लेकिन देखिए नेक्स्ट, मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तो लेखिका की प्लेट में ही वह बैठना चाहता, लेकिन बहुत ही कठिनाई से, क्योंकि वह एक प्राणी है, उतना ही नहीं वह छोटा सा है और उसमें उतनी समझ नहीं है कि प्लेट के बाजू में बैठना है या बाहर बैठना है। तो बड़ी कठिनाई से लेखिका ने क्या सिखाया उसे, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को समझाती है उसी तरह से क्या करती है, उसे थाली के पास बैठना सिखाती है और बड़ी सफाई से, मतलब एक एक ही चावल, उसकी उंगलियां भी बहुत ही छोटी छोटी रहती है, हमारे जैसे नहीं बहुत सारा एकदम से हम लोग जैसे खाना खाते वैसे नहीं खाता था वह, मतलब एक एक ही चावल क्या करता, अपने उंगलियों के सहारे वह खाता रहता और बड़ी बड़ी सफाई से, कहीं पर इधर उधर नहीं गिराता, उतनी सफाई से वह खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसका प्रिय खाद्य कौन सा था बच्चों, काजू। तो अगर काजू उसे बहुत सारे दिनों तक उसे नहीं मिलते तो वह क्या करता, दूसरे अगर बिस्किट हो या कुछ अगर दिया जाता तो उसे लेना ही बंद कर देता, मतलब मुझे खाना नहीं है, जैसे छोटे बच्चे वहां पर करते हैं ना, सಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ, तो उसी तरह से कौन करता बच्चों, गिल्लू करता। तो वह लेना बंद कर देता या क्या करता, अपने झूले से, मतलब ಅದ್ರ ಜೋಕಾಲಿ ಏನಿತ್ತ, ಜೋಕಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅದನ್ನ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो जिस वक्त मतलब महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों, तो उस वक्त वह बहुत सारे दिनों तक हॉस्पिटल में रहती है। तो उस वक्त लेखिका घर में नहीं थी, तो उस वक्त गिल्लू क्या करता है बच्चों, गिल्लू अपने कमरे में जो उसकी डलिया थी, मतलब उसका जो घर था छोटा सा, उसी में वह बैठा रहता। वो बहुत ही मतलब बहुत ही दुखी था उस वक्त, महादेवी वर्मा जी नहीं है करके। तो उस वक्त उनके कमरे का दरवाजा कोई और आकर खोल देता तो वह क्या करता, जोर से अपने झूले से या घोंसले से उतरकर उसके पास वहां पर दरवाजे तक वह चला जाता। लेकिन जैसे वह देखता कि लेखिका नहीं आई है तो फिर उसी तेजी से जाकर क्या करता बच्चों, अपनी डलिया में वह जाकर बैठ जाता।
सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो इससे साफ जाहिर है बच्चों कि इस गिल्लू को लेखिका पर कितना प्यार था समझ में आता है। क्योंकि लेखिका नहीं थी, उसके बावजूद दूसरे आकर उसे काजू देकर जाते। काजू तो उसका प्रिय खाद्य था, लेकिन फिर भी क्या करता बच्चों, वह काजू को भी नहीं खाता था। तो लेखिका हॉस्पिटल से आकर जैसे उसके कमरे की सफाई करती है, झूले की सफाई करती है, तो उस वक्त उन्हें क्या मिलता है बच्चों, उसमें बहुत सारे काजू मिलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अपने मनपसंद खाने को भी वह उस वक्त नहीं खा रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। तो जैसे आपको अगर बुखार आ जाता है या आप अगर अनारोग्य से पीड़ित हैं, तो उस वक्त आप लोगों की माँ क्या करती है बच्चों, आपके सिरहाने, आपके सिर के पास बैठती है और मतलब अपनी उंगलियों से क्या करते हैं, ऐसे हाथ फेरती है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे गिल्लू क्या करता है बच्चों, लेखिका के सिरहाने बैठता है और उनके हौले हौले से उनके बालों को सहलाता है। मतलब आप लोगों ने देखा है कि माँ बच्चों से कितना प्यार करती है, किस तरह से केयर करती है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन कभी आप लोगों ने किया है बच्चों आपके माँ के लिए? लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है बच्चों, एक इंसान नहीं है। मतलब यह जो गिल्लू है वह क्या कर रहा है, लेखिका को बहुत सारा प्यार कर रहा है और उनकी केयर कर रहा है, क्योंकि वह तो अभी अस्वस्थ है। इसलिए गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। तो गर्मियों के दिनों में बाहर बहुत सारी गर्मी रहती है ना, तो इसलिए गर्मियों के दिनों में लेखिका क्या करती है, खुद लिखने बैठती थी। तो उस वक्त यह गिल्लू उस वक्त बाहर भी नहीं जाता और अपने झूले में, अपने घर में भी नहीं बैठता। देखिए क्या करता था, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। उनके मतलब टेबल पर हमेशा क्या करते थे वह गर्मियों के दिनों में, ಸುರಾಯಿ मतलब ನೀರಿನ ಹೂಜಿ, ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಸುರಾಹಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಒಂದು ಲೇಖಿಕಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವಹ ठंड में भी वहाँ पर रहता. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया. तो गिल्लू की जीवन अवधि कितने वर्ष है बच्चों, सिर्फ 2 वर्ष. तो गिल्लू के भी जीवन यात्रा का अंत आ जाता है. तो उस दिन वह क्या करता है बच्चों, पूरा दिन वह घर से बाहर भी नहीं जाता है और कुछ भी अगर उसे खाना देते हैं तो वह भी वह नहीं खाता था. तो उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया. लेखिका उसे पकड़ कर देखती है, उसके पंजे बहुत ही ठंडे होते हैं बच्चों, ठंडे रहते हैं. तो उस वक्त लेखिका को लगने लगा कि इसे उष्णता चाहिए, उसे गर्म करने की कोशिश करती है, इसलिए हीटर चलाती. परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया. लेकिन जैसे प्रभात हुई वह चिर निद्रा में सो जाता है. मतलब सुबह जैसे उठकर लेखिका देखती है तो वह गिल्लू नहीं था, मतलब वह मर चुका था. उसके बाद में लेखिका क्या करती है, देखिए उन्हें बहुत सारा दुख होता है, क्योंकि बहुत ही प्यार करती थी, वह अपने बच्चे के जैसे गिल्लू से प्यार करती थी ना. तो उसके बाद देखिए उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है. तो उसका झूला मतलब उसके लिए जो डलिया थी या घर जो बनाया था उसे उतार कर रख दिया है, और खिड़की की जाली भी उन्होंने किसके लिए खोली थी बच्चों, गिल्लू के लिए. तो गिल्लू ही नहीं है इसलिए कि क्या किया उन्होंने, जाली को भी बंद कर दिया. परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही खिलती ही रहती है. तो यहाँ पर बाद में मतलब गिल्लू के जाने के बाद में भी फिर खिड़की के पास, मतलब गिल्लू से मिलने के लिए बाहर की गिलहरी आती थी ना खिड़की के पास, इसलिए बाहर की फिर से गिलहरी आ जाती थी गिल्लू से
लेकिन वहां पर गिल्लू नहीं था और सोनजूही फूल जो था वह भी फूलता मतलब खिलता रहता था। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। तो लेखिका ने उसे ऐसे ही नहीं फेंका बच्चों, मतलब उसे बहुत प्यार करती थी नहीं, इसलिए उसे क्या करती है, अपने ही घर के पास उसे समाधि कर देती है। तो कहाँ पे देखिए, सोनजूही लता के नीचे, मतलब सोनजूही जो लता थी बಳ್ಳಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ सोनजूही ಇದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ सोनजूही ಹೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು। और एक रीजन क्या था देखिए, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ सोनजूही ಹೂಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅರಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳು ಅರಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಕೂಡ सोनजूही ಹೂವಿನಿಂದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ತರಾನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಹೂವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು सोनजूही ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, तो हमें हमेशा प्राणी पक्षियों के साथ क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करना है, ना कि उसे पत्थर से मारना या उसे चिढ़ाना वगैरह नहीं है। सभी प्राणी पक्षियों से हमें बहुत सारा प्यार करना है। तो महादेवी वर्मा जी भी प्राणी पक्षियों से बहुत ही प्यार करती थी, यही इस पाठ से हमें सीख मिलती है। तो यहाँ पर एक पाठ जो है खत्म होता है बच्चों।